हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सब फर्स्ट क्लास, बढ़िया एकदम। बच्चों मुझे पता है मैं इधर थोड़ा इरेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स का, 12th का, जेई का और नीट का। इसके पीछे थोड़ा सा रीज़न है बच्चों, मेरा खुद का कुछ ज़्यादा वर्क हो जाना और क्लासेस का वीडियोज़ अपलोड करना, तो मैं उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, और हम लोग जल्दी उसको मैनेज कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे। और जिस तरह से रेगुलर वे में वीडियो हम डाला करते हैं आप लोग के लिए डालेंगे। आप इतना ज़रूर बिलीव रखें कि बच्चों हमने शुरुआत किया है और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करूँगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो हम लोग बच्चों बहुत जल्द उसको मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हम लोग आगे और पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हमने आपको बताया था, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पढ़े थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और उसके बाद बच्चों मैंने आपको न्यूक्लियर फिजन बताया था। इसके बाद मैंने आपको न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बताया था। लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन ही पढ़े थे। तो बच्चों न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में तो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा और मैं रिकैप कराता हूँ उसको। और मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, और न्यूक्लियर फिजन की वजह से जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, वो फर्दर क्या करते हैं, फिजन कराते हैं। और ये जो प्रोसेस है बच्चे चलता रहता है, जिसमें हमने यूरेनियम का एग्जांपल लेकर के भी समझाया था। ये जो प्रोसेस है बच्चों चलता रहता है, चलता रहता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोलते हैं, कहते हैं बच्चे। क्लियर बात है बच्चों। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ हम लोग बातें आज और डिटेल्स में चर्चा करेंगे, और इसके बाद हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या होता है, क्योंकि हमने वहां पर बताया था कि कंट्रोल्ड वे में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो होता है उससे हमको बच्चों हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन करा करके न्यूक्लियर रिएक्टर में। क्लियर बात है बच्चों। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग थोड़ा बहुत उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग आएंगे बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन पे। फिर आपको एंड में मैं पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन के बारे में भी बताऊंगा, और उसके बाद जो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो में इससे रिलेटेड, और फिर बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मूड बना के आ जाओ पढ़ने के लिए। मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल बच्चों कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊदनगर। चलते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है। इसमें बच्चे हम लोग पढ़ेंगे हमारा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चल रहा था, और इसमें बच्चों आज हम लोग बात करेंगे नेचुरल यूरेनियम की। बच्चों किसकी बात करेंगे, नेचुरल यूरेनियम की। ये नेचुरल यूरेनियम क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, कोई इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ये तो बस आप कह लो कि इसको रटने वाली बात ही हो गई। नेचुरल यूरेनियम है बच्चों, वो मिक्सचर है, ये एक मिक्सचर है किसका, U-235 और यूरेनियम 238 का यह मिक्सचर है बच्चों। इसमें एक डिफाइंड इसका सर्टेन परसेंटेज होता है। यूरेनियम 235 जो है बच्चों 0.7% होता है, और ये जो होता है 99.3% यूरेनियम 238 होता है। अब देखो बच्चों, ये जो यूरेनियम 235 है ये इजिली फिजनेबल होता है। क्या होता है बच्चों, इजिली फिजनेबल होता है। इजिली फिजनेबल कहने का मतलब कि बहुत आसानी से इसका फ्यूजन हो जाता है बच्चों, ये बहुत आसानी से न्यूक्लियाई में ब्रेक कर जाता है, और न्यूक्लियाई में ब्रेक करने की वजह से ही हम लोग इसको क्या कहते हैं, इजिली फिजनेबल कहते हैं बच्चों। इसको कोई न्यूट्रॉन जो है वो आसानी से तोड़ सकता है बच्चों। इसको कोई न्यूट्रॉन जो है बहुत कम काइनेटिक एनर्जी 0.03 काइनेटिक उसका जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है काइनेटिक एनर्जी, उससे यह क्या कर सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है, और ब्रेक करके क्या कर सकता है, इसको फिजनेबल बना सकता है। यह फिजनेबल होता है, इसका फिजन करा सकता है बच्चे। क्लियर बात है, आया समझ में यहाँ तक। तो ये जो यूरेनियम 235 है ये इजिली फिजनेबल होता है,
अब इसका परसेंटेज हम लोग क्या करते हैं, इसका परसेंटेज बढ़ाते हैं और अच्छा फ्यूजन पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका परसेंटेज बढ़ाते हैं यूरेनियम का। यूरेनियम का परसेंटेज बढ़ा करके हम लोग बच्चों कर देते हैं 3%, और ये यूरेनियम 235 का परसेंटेज बढ़ा करके हम लोग 3% कर देते हैं। तो ये इसका जो परसेंटेज हो जाता है बच्चों, ये रिड्यूस होकर के 97% हो जाता है। और इस तरह से जो हमें मिलता है वो इम्प्रूव्ड यूरेनियम मिलता है। क्या मिलता है? जो हमें इसका परसेंटेज बढ़ा करके 3% हमने बढ़ा दिया और ये 90% हो गया, और इस तरह से जो कॉम्बिनेशन हमें मिला, इस तरह से जो मिक्सचर मिलेगा बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्रूव्ड। क्या बोलेंगे? इम्प्रूव्ड। क्या बोलेंगे? इम्प्रूव्ड यूरेनियम। इम्प्रूव्ड यूरेनियम कहेंगे बच्चों। क्लियर बात है? यहाँ तक समझ में आएंगे? ओके बच्चों, चलिए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। चलो बच्चों, नेचुरल यूरेनियम हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे बच्चों पॉइंट वाइज। इट इज मिक्सचर ऑफ U35 0.7% and 238 uranium 99.7%। U235 जो है बच्चों इज इजिली फिजनेबल है बाय स्लो न्यूट्रॉन। फिजनेबल, फिजन कैसे होगा बच्चों? न्यूट्रॉन उस पर क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। स्लो इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्डर अबाउट 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ऑर्डर का भी एनर्जी किसी न्यूट्रॉन के पास है और वह जाकर के यूरेनियम 235 को स्ट्राइक करेगा, तो यह क्या हो जाएगा बच्चों? फिजन हो जाएगा इसका, यह ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। टू इम्प्रूव क्वालिटी, द परसेंटेज ऑफ U235 is increased to 3%, so that U38 comes to 97%। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इम्प्रूव्ड यूरेनियम कहते हैं। और इम्प्रूव्ड यूरेनियम को बच्चों इनरिच्ड यूरेनियम भी कहा जाता है। दिस इम्प्रूव्ड यूरेनियम इज कॉल्ड एज इनरिच्ड यूरेनियम। इसको हम लोग बच्चों इनरिच्ड यूरेनियम भी कहते हैं। नोट कीजिए, इसको नोट करो बच्चों, पॉज करके नोट करेंगे इसको। आगे चलते हैं हम लोग। ये सारी बातें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की हो रही है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों। देखो आगे आगे आगे, हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाना नहीं, पैसेंस पैसेंस पैसेंस। देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा थ्योरी है इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंडर में। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन वो मजा कब आएगा? जब आप लोग रिवीजन करेंगे, बार बार उसको देखेंगे, बार बार समझेंगे, सर दुखने लग जाए, बेचैनी अंदर से आ जाए बच्चों, फिर भी उसको पढ़ो, छोड़ो मत। ठीक है, देखिए अकबकाओ नहीं। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट, लॉस ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। सेकेंडरी न्यूट्रॉन कहने का मतलब यह हुआ कि फ्यूजन के बाद जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ये जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स है बच्चों, ये फर्दर फ्यूजन कराने में एबल होता है। क्लियर बात है? तो ये जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स है बच्चों, इसका लॉस भी होता है। लॉस दो तरीके से इसका होता है। सबसे पहले देखो, समझते हैं। सबसे पहला लॉस ये होता है कि अगर न्यूट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब स्पीड ज्यादा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तोड़ फोड़ के बाहर निकल जाएगा बच्चों सिस्टम से। आ रही बात समझ में?
काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, रुकेगा ही नहीं वहां पे, सिस्टम से ही बाहर चला जाएगा। कौन रोकने वाला है हमको, जोश में आ जाएगा एकदम। और दूसरा बात यह है बच्चों कि जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं, ये 238 जो यूरेनियम है ना, बड़ा चालाक है, बहुत चालाक है। ये फिजन नहीं करता है। और तो क्या करता है, वो जो न्यूट्रॉन आता है ना, उसको लेके खा जाता है गब से, उसी को एब्जॉर्ब कर लेता है कि आओ 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 तोड़ने आ रहा है आओ। कैसे करते हैं, ठीक है। ये बड़ा यूरेनियम 238 जो है बड़ा चालाक किस्म का इंसान है। ये दुश्मन जो इसको तोड़ने आता है उसको क्या कर लेता है ये, और उससे मिलाप कर लेता है, गठबंधन मत कर लिया उससे। देखो लॉस ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स दो तरीके से होगा, ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे एस्केप फ्रॉम द सिस्टम। और दूसरा है बच्चों some secondary neutrons are absorbed by 238 यूरेनियम। क्लियर बात है बच्चों, आएंगे समझ में 100%। देखिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या परेशानी नहीं। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों क्रिटिकल साइज की। देख बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्रिटिकल साइज क्या है? क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे आप लोग ऑप्टिक्स में। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? वह मिनिमम एंगल, या आप ऐसा कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वह वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या है बच्चों? 90 डिग्री। मतलब उससे थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल हो जाएगा ना, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बोल हाँ कि ना? क्लियर बात है। तो क्रिटिकल का मतलब ही क्या होता है बच्चों? डेड लाइन। क्रिटिकल का मतलब क्या है? डेड लाइन, डेड लाइन, डेड लाइन। तो क्रिटिकल का मतलब डेड लाइन है, तो यहाँ पे क्रिटिकल साइज का मतलब क्या है? अब देख बच्चों, समझो इसको बढ़िया से समझो। देखो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, और फिजन में क्या हो रहा है? सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है। अरे हाँ ना बोल भाई, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, फिजन में क्या हो रहा है? सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, और यही सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स की वजह से क्या हो रहा है? फर्दर फिजन हो रहा है। अरे हाँ ना बोल भाई, फर्दर फिजन हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? उससे जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है उससे और फर्दर फ्यूजन हो रहा है। अरे यूरेनियम वाला एग्जांपल नहीं बताए थे पहले वाले में? क्या हो रहा था जो एग्जांपल हमने बताया था उसमें क्या हो रहा था? तीन सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा था। वो 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन क्या कर रहा था? अगला 3 यूरेनियम से रिएक्शन कर रहा था, तो वहां से 9 को इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, सॉरी 9 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। वो 9 फर्दर 9 यूरेनियम से ये करके और 27 सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा था बच्चों। इस तरह से ये हो रहा था, चेन रिएक्शन हो रहा था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो पिछला वीडियो जरूर देखना। तो अब समझो इसको। अब बच्चों न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन तो हो रहा है, सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, उसका लॉस भी हो रहा है। जिसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम से बाहर चला गया, कुछ न्यूट्रॉन को क्या कर रहा है? यूरेनियम 238 एब्जॉर्ब कर ले रहा है बच्चों। अब सपोज कर लो चेन रिएक्शन करवाना है, चेन रिएक्शन करवाना है तो न्यूट्रॉन का होना जरूरी है ना भाई? अरे चेन रिएक्शन करवाना है तो न्यूट्रॉन का होना जरूरी है कि नहीं है? कैसे होगा? कैसे स्ट्राइक करेगा? जा करके स्ट्राइक करेगा तभी ना फिजन होगा। तो उसके लिए बच्चों न्यूट्रॉन का होना जरूरी है। आ रही बात समझ में? तो उसके लिए यूरेनियम जो है, जो हम लोग यूरेनियम सैंपल लिए हुए हैं, उसका साइज इस तरह से होना चाहिए, इतना बड़ा जरूर होना चाहिए जिसकी वजह से जो न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन है बच्चों वो होता रहे, इतना कम से कम होता रहे कि फिजन चलता रहे। वही जो स्मॉलेस्ट साइज होगा, उसका जो रिक्वायर्ड साइज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिटिकल साइज कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब सपोज कर लो इतना छोटा यूरेनियम है बच्चों कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा जितना जरूरत है। उस जितना प्रोडक्शन हो रहा है सारा का सारा क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। तो फिर कैसे चेन रिएक्शन कैसे होगा? फिर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, फिर फिजन होगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो कम से कम उतना बड़ा साइज होना जरूरी है जितना ऐसे कि ये जो प्रोडक्शन है सेकेंडरी न्यूट्रॉन का वो चलता रहे, और जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है
जितना एक रिक्वायर्ड नंबर है सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स का वो मिलता रहे, और ये जो फिजन है बच्चों वो लगातार चलता रहे। तो उसी मिनिमम साइज को, उसी स्मॉलेस्ट साइज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, क्रिटिकल साइज। तो इससे इसका मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर फिजन कंटिन्यू करने के लिए, मतलब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होने के लिए बच्चों, जो यूरेनियम का साइज होना चाहिए वह ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल साइज होना चाहिए। क्लियर बात है बच्चों? चलिए इसको नोट करेंगे हम लोग, इसके बारे में, क्रिटिकल साइज के बारे में हम लिखते हैं, देखेंगे बच्चों। क्रिटिकल साइज जो हमने समझाया आपको वही हमने यहाँ पे लिखवाया है। इन ऑर्डर टू सस्टेन चेन रिएक्शन इन अ सैंपल ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम, जो सैंपल है, जो सैंपल आपने लिया है या सैंपल जो यूज किया गया है, इनरिच्ड यूरेनियम का जो सैंपल है, उससे चेन रिएक्शन सस्टेन करने के लिए, चेन रिएक्शन हो इसके लिए, इट इज रिक्वायर्ड दैट द नंबर ऑफ लॉस्ट न्यूट्रॉन्स शुड बी मच स्मॉलर देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन अ फिजन प्रोसेस। जो लॉस हो रहा है न्यूट्रॉन का बच्चों, वह कम होना चाहिए, वह कम से कम होना चाहिए जितना कि प्रोड्यूस हो रहा है ना। प्रोड्यूस जितना हो रहा है उससे कम लॉस होना चाहिए, तभी ना कुछ बचेगा, और बचेगा तभी ना वो जाकर के दूसरा यूरेनियम को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, एक दूसरे न्यूक्लियस को स्ट्राइक करेगा वो। तो वही कहता है for it the size of uranium blocks should be equal to or greater than a certain size called critical size। और इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, यूरेनियम का एक सर्टेन साइज होना चाहिए, कम से कम उससे छोटा या उससे बड़ा या उसके बराबर कम से कम होना चाहिए, और इसी साइज को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, क्रिटिकल साइज कहते हैं। इसको बच्चों हम लोग क्रिटिकल मास भी कह सकते हैं, इसको हम लोग क्रिटिकल मास भी कह सकते हैं। क्लियर बात है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके, और हम लोग चलते हैं आगे। हड़बड़ाने वाली बात नहीं है फिर से। चलो अब हेडिंग तो देख ही लियो ना तुम लोग, इसको मिटा उठा देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो आगे हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन फैक्टर। रिप्रोडक्शन फैक्टर, रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या है? रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या है? रिप्रोडक्शन फैक्टर ये है बच्चों रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ लॉस, कह सकते हो लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर बात है बच्चों? क्या है ये रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या है? यह है बच्चों रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स टू द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स है बच्चों। आ रही बात समझ? 100% पक्का। अब देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से बच्चों, इसको हम लोग के से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका 3 केस हो सकता है। पहला केस क्या है? k इज इक्वल्स टू 1। अगर k का वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, इसका मतलब जो रेशियो है प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स का, वही रेशियो क्या है, लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स का है। जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना क्या हो रहा है बच्चों, कंज्यूम हो जा रहा है। जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना लॉस हो जा रहा है उसका, जितना प्रोड्यूस हुआ उतना लॉस हो गया। तो जो हमारा चेन रिएक्शन है बच्चों, वह क्या हो जाएगा, स्टीडी होगा। वह क्या हो जाएगा, स्टीडी रहेगा, वह एक समान रहेगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं होगा। चेन रिएक्शन इज अ स्टीडी। और ये किस केस में होता है? एज इन द केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के केस में ऐसा ही होता है, वहां पर के का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। कंट्रोल्ड वे में हम लोग करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड वे करते हैं। दूसरा के का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो बच्चों, तो जो चेन रिएक्शन होगा, अब देखो यहां पे क्या होगा, के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ज्यादा न्यूट्रॉन्स बचेंगे वहां पे, और जितना ज्यादा न्यूट्रॉन्स बचेगा उतना ही ज्यादा फिजन करवाएगा, और जितना ही ज्यादा फिजन करवाएगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसका ये हुआ के इज ग्रेटर देन 1, तो चेन रिएक्शन क्या हो जाएगा, इज एक्सेलरेटिंग। यह क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेटिंग होगा। इसका मतलब
रिजल्ट्स इन एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, एक बार बूम से करेगा, एक्सप्लोशन होगा। और यही बच्चों होता है एज इन द केस ऑफ एटम बॉम्ब, एज इन द केस ऑफ एटम बॉम्ब। और थर्ड है बच्चों, के का वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। अब के का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, मतलब जितना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उससे ज्यादा क्या हो जा रहा है बच्चों, लॉस हो जा रहा है। तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, धीरे धीरे रिटार्ड करेगा और फाइनली वह क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो के इज लेस देन 1, तो चेन रिएक्शन इज रिटार्डिंग एंड फाइनली स्टॉप्स। और फाइनली क्या हो जाता है बच्चों, वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। इसको भी पॉज करके नोट करेंगे, नोट कीजिए। चले बच्चे, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत, दुख दर्द वाली बात नहीं है। ओके 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 ओके। अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं आगे, और तुम लोग गाना वाना सुनाओ ना, एक सॉन्ग नहीं सुनाते हो तुम लोग, सॉन्ग सुनाओगे हमको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा हम बढ़िया से और पढ़ाएंगे। मतलब ऐसे भी बढ़िया से पढ़ाते हैं, ऐसे खराब से थोड़ी पढ़ाते हैं। चलो, बोर नहीं हो रहे हो ना, थोड़ा सा थ्योरी थ्योरी है, समझेंगे इसको। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर की, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं पढ़ेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पढ़ेंगे कि उसके बारे में जानकारी हो जाए, उसमें क्या क्या चीज़ होता है, कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। तो देखो बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में तो हमने बताया आपको थोड़ा सा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, जिसमें फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है कंट्रोल्ड मैनर में, टू गेट यूजफुल एनर्जी। किसके लिए, यूजफुल एनर्जी पाने के लिए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन कराते हैं, और ये कंट्रोल्ड वे में होता है। यहाँ पर के का जो वैल्यू होता है बच्चों, रिप्रोडक्शन फैक्टर जो है वो क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि मेनली चीज़ क्या क्या होता है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है वो क्या क्या होता है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूल। इसमें एज ए फ्यूल क्या लेते हैं, देखो बच्चों न्यूक्लियर फ्यूल में हम लोग दो तरह का लेते हैं, एक तो यूरेनियम 235 और एक होता है PU 239 लेते हैं बच्चों, जिसमें सबसे बेस्ट जो है वो ये वाला है। ये PU 239 जो है ये बेस्ट है, लेकिन बेस्ट बट नॉट नेचुरली अवेलेबल। ये नेचुरली अवेलेबल नहीं होता है बच्चों, और इसीलिए सो इन मोस्ट ऑफ U235 इज टेकन। और इसलिए क्या होता है बच्चों, मोस्टली U235 ही लिया जाता है। तो ये बच्चों बात होगी न्यूक्लियर फ्यूल की। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों मॉडरेटर की। किसकी बात करेंगे, मॉडरेटर की हम लोग बात करेंगे। और मॉडरेटर क्या है बच्चों, मॉडरेटर ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूट्रॉन्स हैं बच्चों, स्लो न्यूट्रॉन्स को क्योंकि आपको पता होगा कि फिजन के लिए न्यूक्लियर फिजन के लिए स्लो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वही एबल होते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन है उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो एस्केप कर जाएगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो स्लो न्यूट्रॉन्स चाहिए बच्चों, और उसमें ये किसका काम है, मॉडरेटर का काम है। जो स्लो न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स को स्लो करने का काम है बच्चों, वो किसका काम है, मॉडरेटर का काम है। और इसके लिए मॉडरेटर जो है वो इस तरह का होना चाहिए या लाइट होना चाहिए बच्चों। और दूसरी बात ये कि जो न्यूट्रॉन्स है उसको एब्जॉर्व नहीं करना चाहिए मॉडरेटर को। ऐसा चाहिए मॉडरेटर जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व ना कर ले, क्लियर बात है, नहीं तो ये खुद एब्जॉर्व कर लेगा तो फिर फिजन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके लिए हम लोग हैवी वाटर का यूज़ करते हैं, D2O हम लोग यूज़ करते हैं, हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब D2O हम लोग यूज करते हैं बच्चों। और इसका जो मॉलिकुलर इसका जो वेट होता है बच्चों वो होता है 20 ग्राम।
क्लियर बात है? चलिए इसको नोट कीजिए, हम फिर मॉडरेटर के बारे में लिखते हैं। मॉडरेटर का फंक्शन है बच्चों, इट्स फंक्शन इज टू स्लो डाउन द secondary neutrons because only slow neutrons are able to do fission, और इसके लिए for this the moderator should be light and should not absorb the neutrons. For this heavy water means D2O is taken, और इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है बच्चों वो होता है 20 ग्राम। क्लियर बात है? 100% कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। नोट करेंगे बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे कंट्रोल रॉड्स। नोट कीजिए इसको। चलेंगे बच्चों, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, और एक एक करके बस हम लोग अब अंतिम में ही आ गए हैं। 2 और बचा हुआ है बच्चों, कंट्रोल रॉड्स। देख बच्चों, कंट्रोल रॉड्स का होना जरूरी है, क्योंकि क्या है बच्चों, यहाँ पर के का वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है वो कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है। अब सपोज कर लो बच्चों कि वह अगर कंट्रोल्ड मैनर में नहीं होगा तो फिर वो एक्सप्लोशन हो सकता है। तो कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, है ना। और कंट्रोल्ड कैसे होगा, कंट्रोल कैसे होगा, एक्सप्लोशन कैसे हो रहा है, जब जो रिप्रोडक्शन फैक्टर है वो बढ़ जा रहा है, के का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या कि जितना 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 प्रोडक्शन हो रहा है उससे कहीं कम क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन बढ़ता जा रहा है, और नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब फिजन भी बढ़ता जा रहा है, और फिजन बढ़ता जा रहा है मतलब जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी है वो भी बढ़ता जा रहा है और एक्सप्लोशन का कारण बन रहा है बच्चों। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या कर ले बच्चों, एब्जॉर्ब। ये खट, अच्छा ज़्यादा हो गया आ जाओ, ज़्यादा हो गया आ जाओ, ताकि कंट्रोल्ड मैनर में रहे। जैसे मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक रहता है ना, जरूरी है ब्रेक। अब ब्रेक नहीं रहेगा तो कंट्रोल होगा गाड़ी, नहीं होगा। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पर एक जो कंट्रोल रॉड्स रहता है, और जो क्या करता है कि स्लो जो न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि फिजन के लिए स्लो न्यूट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है, तो स्लो न्यूट्रॉन्स जैसे ही देखा कि ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको क्या कर लेगा, ये कंट्रोल कर लेगा, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। आओ 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 आओ, ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगा उसको बच्चों। ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तब जितना चाहिए, और यह किसी भी टाइम पे रिएक्शन को क्या कर सकता है, इस तरह से ये एब्जॉर्ब करके स्लो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके किसी भी टाइम पे बच्चों यह रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है, अपने कब्जे में रखता है, एकदम हिलने नहीं देंगे, एकदम इस तरीके से अब्जॉर्ब करके रखता है, इस तरह से कंट्रोल करके रखता है बच्चों। और इसके लिए जो बोरॉन और कैडमियम है यह बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चों। तो आइए लिखते हैं कंट्रोल रॉड्स। इट कैन एब्जॉर्ब द स्लो न्यूट्रॉन्स एंड thus controls the रिएक्शन एट एनी टाइम। किसी भी टाइम में यह क्या करता है बच्चों, कंट्रोल करता है रिएक्शन को। किसी भी टाइम में यह क्या करेगा, रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, एंड कंट्रोल द रिएक्शन एट एनी टाइम बोरोन एंड कैडमियम आर बेस्ट एब्जॉर्बर। और चौथा है बच्चों कूलेंट,
है ना। कूलेंट का मतलब ही क्या है बच्चों, जो कूल करता हो, जो ठंडा करता हो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा बच्चों, तो कुछ ऐसा चाहिए जो क्या करे, जो क्या करे, क्या करे, उस हीट को एब्जॉर्व करके और वाटर को पास कर दे, और फिर वो जो हीट है बच्चों फर्दर यूज के लिए फर्दर वो यूज में आ जाए। और इसके लिए वाटर ही जो है वो हाई प्रेशर पर जो वाटर है वही कूलेंट का काम करता है। तो बस यही बात है बच्चों। इट इज यूज्ड टू absorb heat and pass it to water for further use. Water at high pressure is coolant. कूलेंट क्या है बच्चों, वाटर जो है हाई प्रेशर पे जो वाटर है वही क्या है बच्चों, कूलेंट है। इसको आप लोग नोट करेंगे जल्दी से। देखो बच्चों, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो शायद आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आया होगा, शायद आप लोग पूछना भी चाह रहे होंगे, लेकिन ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है इस वजह से आप लोग पूछ नहीं पा रहे होंगे। अगर क्लास में हम क्लास ले रहे होते तो आप लोग पूछते कि भैया आपने तो बताया कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल है वो पीयू और यू, पीयू और यू है, और आपने बताया कि उसमें भी बेस्ड क्या है, पीयू। लेकिन यह नेचुरली अकर्ड नहीं है, नेचुरली अवेलेबल नहीं है, और इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग U-235 यूरेनियम 235 यूज करते हैं। तो फिर पीयू का मतलब क्या हो, वही बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आइए देखिए, समझते हैं। पीयू का तो फिर नाम ही नहीं लेना चाहिए था, फिर तो वह है ही नहीं, जो चीज़ है ही नहीं। जैसे भूत, अब बोलो कि भूत नहीं है तो भूत का नाम नहीं है। नहीं डरते हैं आप? डरते हैं भाई, डरते हैं। कौन कौन तुम लोग में से भूत से डरता है भाई, आज बताएगा हम, कमेंट करके बताना कौन कौन डरता है भूत से। देखो बच्चों, होता क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, एक टॉपिक के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है बच्चों, फ्रेश फ्यूल जो कि Pu-239 है इज ऑब्टेन। इसी में क्या होता है बच्चों, पीयू जो है वह ऑब्टेंड होता है, वह मिलता है। कैसे होता है इसको जरा समझते हैं, एकदम बढ़िया से समझते हैं बच्चों। देखो ध्यान से देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, पानी वानी पी लो थोड़ा और पी करके देखो। देखो जब न्यूक्लियर फिजन होता है, यूरेनियम 235 का हमने बताया आपको कि जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो सेकेंडरी न्यूट्रॉन के साथ साथ और एनर्जी रिलीज होता है 100%। आएंगे समझ में। यूरेनियम का जब फिजन हुआ बच्चों, जब फिजन इसका हुआ तो क्या मिला, कुछ भी जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स होंगे A+B, उसमें यह ब्रेक करेगा, लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक करेगा, और उसके साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, 2 या 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। वो जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुआ ना, वही जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुआ उसको कौन एब्जॉर्व कर लेता है, यूरेनियम 238। हमने बताया आपको कि यूरेनियम 238 क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व करता है। आज जाओ, बहुत चालाक है भाई। तो यूरेनियम 238 क्या करेगा, न्यूट्रॉन को, सेकेंडरी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व कर लेगा और वो बना लेगा बच्चों यूरेनियम 239। आएंगे समझ में, आएंगे कि नहीं आएंगे। यूरेनियम 239 बना लिया, और यूरेनियम 239 क्या करता है, आफ्टर 2 बीटा डीके। अब ये बीटा डीके क्या होता है बच्चों, आगे हम बताएंगे रेडियो एक्टिविटी में। 2 बीटा डीके करने के बाद क्या हो जाता है, वो Pu-239 में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। और यह जो Pu-239 है वो इजीली वहां से सेपरेबल होता है, हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, और इस तरह से फ्रेश जो है बेस्ट एनर्जी जो है Pu-239 ये मिलता है। और बच्चों ये Pu-239 जो है, प्यारे बच्चों समझो, इतना खतरनाक है कि इसका यूज न्यूक्लियर वेपन में किया जाता है बच्चों, क्योंकि इसका जो क्रिटिकल साइज है वह यूरेनियम 235 से क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसका यूज जो है वह न्यूक्लियर वेपन में भी किया जाता है।
क्लियर बात है बच्चों? तो आइए देखिए, हम लोग एक बार लिख लेते हैं। ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 secondary neutrons are produced. This secondary neutron is absorbed by uranium 238 and form uranium 239, which after 2 beta decay, 2 beta minus decay produces fresh Pu239, which is सेपरेबल, जो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे तो ये तो हमने लिख ही दिया, यूरेनियम का जब फ्यूजन हो रहा है तो वो सेकेंडरी न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं यूरेनियम 238 जो है, यूरेनियम 238 जो है 92 जिसका है एटॉमिक नंबर, यह क्या करता है बच्चों, एब्जॉर्व करता है। किसको? सेकेंडरी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व किया और क्या फॉर्म किया, यूरेनियम 239 प्रोड्यूस किया बच्चों। इसके बाद इसका फर्दर 2 बीटा माइनस डिके हुआ और इसके बाद यह Pu जो है इसका एटॉमिक नंबर 94 और यह 239 प्रोड्यूस किया। यहाँ पर आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं बच्चों, ड्यू टू स्मॉलर क्रिटिकल साइज ऑफ Pu239 देन uranium 235, it is used in nuclear weapon। इसका यूज बच्चों न्यूक्लियर वेपन में भी करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोग को न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बताऊंगा और फिर हम लोग बच्चों अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट कर देंगे। उसके अगले 1-2 और वीडियो में हम लोग बच्चों जितना भी न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों आप लोग जितना भी न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने पढ़ाया है पिछले 3-4 वीडियो जो भी आप लोग देख लेंगे, पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स आप लोग रिवीजन कर लेंगे बच्चों, और तब मजा आएगा न्यूमेरिकल्स करने में। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल चीज़ है बच्चों। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियर फिजन, फिर हम फ्यूजन बताएंगे और उसके बाद हम लोग अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे, बेस्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। और मेरा वादा है बच्चों, अगर आप लोग रिवीजन करेंगे तो आपसे जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा बहुत आसानी से चुटकियों में बन जाएगा, हम लोग करके देखेंगे बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।